जय हिंद। आज आप लोगों के लिए क्लास 11 से सदिश विश्लेषण लाए हैं, जिसको आप वेक्टर एनालिसिस कहते हैं। वेक्टर एनालिसिस ऐसा चीज है जो क्लास 12 में जो मैथमेटिक्स में ये 17 मार्क्स का देता है। अगर क्लास 11 में फिजिक्स से हम अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं वेक्टर एनालिसिस, तो आप मैच्योर्ड हो जाएंगे। क्लास 12 में जो 17 मार्क्स का जो देता है, 17 मार्क्स का देता है मैथमेटिक्स में, वो भी आप अच्छे ढंग से बना लेंगे। इसके लिए आज केवल हम आपको बतला रहे, मौखिक बतला रहे हैं किस प्रकार का इसका डिफिनेशन होता है, कौन सदिश राशि, अदिश राशि, यानी सदिश के प्रकार भी पढ़ेंगे हम, यानी सदिश कैसा होता है वह भी दिखने को मिलेगा। सदिश आपको किस किस से डोनेट करते हैं, किस किस से हम सूचित करते हैं, उनको भी जानेंगे। कितने प्रकार के सदिश होते हैं वह भी जानेंगे। सदिशों के जोड़ जानेंगे, सदिशों के घटाव जानेंगे, सदिशों का गुणनफल जानेंगे। इन सभी सदिश को हम आज अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे। और ये विश्वास माने, ये सभी कंपटीशन में भी रहता है, काफी अच्छा पूछा जाता है कि कौन सा आपको ये वेक्टर है, कौन सा स्केलर है, यानी कौन सा सदिश राशि है और कौन अदिश राशि है। तो इनको हम बतलाने जा रहे हैं, अच्छे ढंग से देखेंगे सदिश विश्लेषण। और ये सदिश विश्लेषण को हम तैयार करते हैं वेक्टर एनालिसिस जिसको कहते हैं। इनकी डिफिनेशन करने के लिए हम इसको कहते हैं, सदिश विश्लेषण को संपूर्ण भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया। संपूर्ण भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया। एक आपको बांटा गया है, पहला है आपको अदिश राशि या अदिश, जिसको आप स्केलर क्वांटिटी और स्केलर कहते हैं। दूसरा होता है सदिश राशि या सदिश, वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर। तो संपूर्ण भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया। हम लिख रहे अदिश राशि या अदिश, जिसको स्केलर क्वांटिटी और स्केलर कहते हैं। और दूसरा होता है आपको सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि या सदिश, वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर। तो अब हम देर ना करते हुए स्केलर क्वांटिटी को जानते हैं। अदिश राशि क्या है इसको हम जानते हैं। अदिश राशि क्या है, तो कहते हैं वे राशियां, इनका डिफिनेशन परिभाषा देखेंगे सदिश राशि का। वे राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा ज्ञात नहीं होता, उसको हम अदिश राशि या अदिश कहते हैं। एक बार फिर से, अदिश राशि क्या है, वे भौतिक राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा ज्ञात नहीं होती है, उसे अदिश राशि या अदिश कहते हैं। तो जैसे अगर कहते हम, जैसे दूरी, दूरी आप ये देखें, ये एक प्रकार की दूरी है। क्या दूरी में केवल लेंथ है, परिमाण है, लेकिन आप में इसमें दिशा नहीं है। हाँ, समय, समय कहते हैं टाइम। टाइम आप देखो, टाइम में केवल आपको क्या परिमाण है, लेकिन इसका दिशा नहीं है। ताप, टेम्परेचर, ताप में केवल क्या है, परिमाण है, दिशा नहीं है, इसलिए ये स्केलर है, यानी अदिश राशि है। तो वे भौतिक राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उसको हम अदिश राशि या अदिश कहते हैं। आप जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं दूरी, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, समय, ताप, पृष्ठ तनाव, चाप, कोण, घूर्णन त्रिज्या, अनुपात, नियत, नियतांक, उष्मा, आवेश, चालकता, ये सभी जो आपको क्या आ रहा है, अदिश राशि। क्योंकि इसमें केवल आपको परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अदिश राशि। जितनी भी हमने बोला उसको कृपया नोट कर लेंगे एग्जाम्पल को। दूरी, लंबाई, समय, ताप, आयतन, घनत्व, समय, ताप, कोण, विकृति, आयतन, आयतन प्रत्यास्थात गुणांक, विद्युत धारा, विभव, विभवांतर, ये जितना भी हमने बोला, ये सभी आपको स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है, केवल इसमें परिमाण होता है। नेक्स्ट आपको है सदिश राशि या सदिश, मेन चीज है ये सदिश राशि या सदिश, वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर। इनकी डिफिनेशन, इनकी परिभाषा हम देख रहे हैं। तो सदिश राशि या सदिश किसको कहेंगे, वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, और जो त्रिभुज के नियम का पालन करता है,
उसे सदिश राशि या सदिश कहते हैं। जैसे कहते हैं वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो और जो त्रिभुज के नियम का पालन करता है उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि या सदिश। जैसे विस्थापन हो गया, क्योंकि विस्थापन में दो बिंदुओं की सबसे न्यूनतम दूरी को आप विस्थापन करते, इसमें एक दिशा होती है, ये विस्थापन क्या हो गया आपको, सदिश राशि हुआ। विस्थापन, कोणीय विस्थापन, संवेग, आवेग, कोणीय संवेग, कोणीय आवेग, ये सब ही आपको क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। तो सदिश राशि का एग्जाम्पल कहा जाए कि आपको सदिश राशि में केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं होता है। इसका एक हम एग्जाम्पल कहें कि आप कोई अनजान व्यक्ति, एग्जाम्पल जैसे कहें कोई अनजान व्यक्ति को आप कहें स्टेशन से आपको 3 किलोमीटर किसी अमुक व्यक्ति के पास जाना है, तो इसमें आप देखेंगे इसमें दिशा नहीं है, स्टेशन से आप किधर जाना पता नहीं है। अगर ये वो हो गया है स्केलर, अदिश राशि। अगर हम कह दें कि स्टेशन से हमें पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर जाना है, तो वो आपको एक निश्चित दिशा दिखला रहा है कि आपको पश्चिम की ओर जाना है, तो 3 किलोमीटर जाना है, तो दिशा दे दिया पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर जाना है, इसलिए आपको इसमें दिशा निश्चित कर दिया है, इसलिए आपको ये सदिश होता है। सदिश का एग्जांपल फिर से हम बोलेंगे एक बार, विस्थापन, कोणीय विस्थापन, संवेग, आवेग, कोणीय संवेग, कोणीय आवेग, ये सब आपको सदिश राशि हो जाता है। और भी सदिश राशि का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारा होता है। उसके बाद आपको ये हम अच्छे तरीका से बता दिए सदिश राशि, अदिश राशि और सदिश राशि। तो अदिश राशि में आप लोग को भली भांति याद हो गया होगा, वे भौतिक राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसको हम अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि कहते हैं वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और जो त्रिभुज के नियम का पालन करता है उसको सदिश राशि या सदिश कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, आप सदिशों का निरूपण देखते हैं। किसी सदिश को किस प्रकार से सूचित करते हैं, सदिशों का निरूपण। अगर हम इसको कहते हैं सदिशों का निरूपण, किसी सदिश को क्या कौन कौन सा चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। तो पहला लिखेंगे, हम कहेंगे किसी सदिश को विभिन्न तरीकों से निरूपित किया जाता है। तो किसी सदिश को तीर चिन्ह द्वारा, एक में लिखेंगे किसी सदिश को तीर चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है या निरूपित किया जाता है। किसी सदिश को तीर चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप दर्शा सकते हैं वेक्टर ए, ये वेक्टर हो गया, तीर का चिन्ह क्या इंग्लिश में बोलते हैं हम वेक्टर, ये वेक्टर हो गया, इसलिए इसको वेक्टर ए पढ़ेंगे, वेक्टर बी पढ़ेंगे, वेक्टर सी, नॉट वेक्टर ए, ये ऐसा नहीं पढ़ा जाता है, ये गलत। वेक्टर ए का सही तरीका पढ़ने का वेक्टर ए, तीर का चिन्ह, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ए भी, ये होता है। दूसरा नंबर में लिखते हैं किसी सदिश को मोटे अक्षर खंड द्वारा सूचित किया जाता है। अगर आप मोटे अक्षर खंड देखेंगे वह वेक्टर ए हो गया। जैसे ये मोटा अक्षर खंड लेंगे, कॉमा, वेक्टर बी मोटा अक्षर खंड है, वेक्टर सी ये मोटा अक्षर खंड है, ये। फिर कहेंगे तीसरा लिखेंगे किसी सदिश को आधा तीर चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। किसी सदिश को क्या करते हैं हम, आधा तीर देते हैं, ये आधा तीर चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। किसी सदिश को हम आधा तीर, जैसे आप कह सकते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये आधा तीर हो गया, वेक्टर बी, वेक्टर सी, किसी सदिश को आधा तीर चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। चौथा आप लिख सकते हैं किसी सदिश को छोटे रेखाखंड द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे छोटा रेखाखंड ये हो गया, छोटे रेखाखंड। तो आप इसको, इसमें वेक्टर ए, इसको वेक्टर ए पढ़ेंगे, वेक्टर बी पढ़ेंगे, वेक्टर सी पढ़ेंगे। किसी सदिश को छोटे रेखाखंड द्वारा सूचित किया जाता है। यही है सदिशों का निरूपण। एक बार फिर से हम देखेंगे सदिशों का निरूपण क्या है। तो कहते हैं किसी सदिश को विभिन्न तरीकों द्वारा सूचित किया जाता है। पहला एक में लिखते हैं किसी सदिश को तीर चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा लिखेंगे किसी सदिश को मोटे अक्षर, बोल्ड फैक्ट्स, मोटे अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है।
तीसरा मैंने बताया किसी सदिश को आधा तीर चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है, और चौथा मैंने बताया किसी सदिश को छोटे रेखाखंड द्वारा सूचित किया जाता है। अब आता है मीनिंग ऑफ एरो। चूंकि देखिए अब आपको हम बतलाने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ एरो। तो मतलब तीर का चिन्ह का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ एरो। तो ये देखें, मीनिंग ऑफ एरो, एरो मतलब आपको तीर का चिन्ह क्या होता है, तीर। एरो मीन्स क्या, तीर। तो मीनिंग ऑफ एरो में आप देखेंगे, आपको ऐसे बुझाया जाए तो ये मीनिंग ऑफ एरो, ये आप देखें तीर है, मीनिंग ऑफ एरो। तो मीनिंग ऑफ एरो में ये आपको देखें, ये तीर का चिन्ह है, मीनिंग ऑफ एरो। और इसमें हम कहते हैं ये पूंछ है, इसको हम प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु। और ये होता है हेड, इसको कहते हैं हम सिरा, जिसको या आप अंतिम बिंदु कह सकते हैं, अंतिम बिंदु, मीनिंग ऑफ एरो। हाँ, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं टेल। तो मीनिंग ऑफ एरो में आप देखें, पहला नंबर में कहेंगे तो तीर की जो है भाई नोक जो होता है वह दिशा को नोट करता है, और तीर की लंबाई जो है उसके परिमाण को, मैग्नीट्यूड को, परिमाण को निरूपित करता है। मीनिंग ऑफ एरो में कहते हैं पहला नंबर, तीर की लंबाई जो है सदिश राशि के परिमाण को निरूपित करता है। फिर से सुने, तीर की लंबाई सदिश राशि के परिमाण को निरूपित करता है। और दूसरा लिखेंगे, तीर की नोक जो है सदिश राशि के दिशा को निरूपित करता है, मीनिंग ऑफ एरो। तो ध्यान रहेगा, याद रखेंगे, जो तीर का जो है नोक होगा वो अंतिम बिंदु कहलाएगा, जिसको हेड कहते हैं या सिरा कहते हैं। और तीर का जो है नीचे वाला भाग उसको पूंछ या टेल, या हिंदी में आप प्रारंभिक बिंदु कह सकते हैं। ये मीनिंग ऑफ एरो है। अब हम जानते हैं सदिश के प्रकार। आज हम एक साथ सारा चीज को बता दें। सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार। तो सदिशों का प्रकार सुनेंगे, कहेंगे सदिश बहुत प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम जानते हैं वेक्टर बहुत प्रकार के होते हैं। पहला बोलेंगे शून्य सदिश, जिसको आप जीरो वेक्टर कहते हैं। दूसरा बोलते हैं उचित या सार्थक सदिश। तीसरा हो जाएगा समान या तुल्य सदिश। चौथा हो जाएगा असामान्य सदिश। फिर पांचवा समांतर सदिश। इसी प्रकार से बहुतों सदिश का प्रकार हो जाता है। इसमें से कुछ सदिश के हम परिभाषा बोलेंगे। जैसे हम कहेंगे शून्य सदिश, शून्य सदिश, शून्य सदिश किसको कहते हैं? अब शून्य सदिश की परिभाषा क्या है? तो शून्य सदिश हम कहते हैं वे सदिश जिनके परिमाण जो है शून्य हो, वे सदिश जिनके परिमाण शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। वे सदिश जिनके परिमाण शून्य हो उसे क्या हम क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। समझ आया? वे सदिश जिनके परिमाण शून्य हो लेकिन उसमें दिशा, भाई साहब एक और जोड़ लेंगे, वे सदिश जिनके परिमाण शून्य हो, दिशा ज्ञात नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? शून्य सदिश। तो शून्य सदिश में कहते हैं ऐसे सदिश में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, जैसे आप कहते हैं शून्य सदिश, ये ले लिया शून्य हो गया, ये या शून्य लिए ये, तो वे सदिश, शून्य सदिश किसे कहे? एक बार फिर से रिपीट मैं करूं, वे सदिश जिनके परिमाण शून्य हो लेकिन इसमें दिशा ज्ञात नहीं हो, उससे क्या कहते हैं हम लोग? शून्य सदिश कहते हैं। आप कहते हैं ये शून्य, ये हो गया शून्य। ऐसे सदिश में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या होता है इसका? भाई साहब देखें, इसका ऐसे सदिश में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या होता है? समान होता है, एवं इसे किसी भी संख्या से गुना करने पर इनका गुणनफल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है।
तो एक बार फिर से हम नोट करेंगे शून्य सदिश क्या है। तो वे सदिश जिनके परिमाण शून्य हो लेकिन दिशा ज्ञात ना किया जा सके उसे शून्य सदिश कहते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे ऐसे सदिश में प्रारंभिक बिंदु, आप देखें शून्य है, ऐसे सदिश में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान होते हैं एवं इसे किसी भी संख्या से गुना करने पर इनका गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। तो जैसे में आप दे सकते हैं बहुत सारा होता है, जैसे शून्य सदिश, इसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये सब शून्य सदिश आ जाता है। तो उसके बाद दूसरा सदिश आप पढ़ेंगे उचित या सार्थक सदिश। दूसरा सदिश होता है उचित या सार्थक सदिश। उचित या सार्थक सदिश। तो अगर उचित या सार्थक सदिश हम किसको कहते हैं, हम सदिश के प्रकार पढ़ रहे हैं। दूसरा सदिश उचित या सार्थक सदिश कहते हैं शून्य सदिश को अगर छोड़ दिया जाए, शून्य सदिश को छोड़ दिया जाए तो सभी सदिश उचित या सार्थक सदिश कहलाती है। शून्य सदिश को अगर छोड़ देते हैं तो सभी सदिश क्या कहलाएगा, उचित या सार्थक सदिश कहलाता है। तो इसका एक और परिभाषा हम दे सकते हैं, वे सदिश जो शून्य सदिश नहीं है, वे सदिश जो शून्य सदिश नहीं है उसे उचित या सार्थक सदिश कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर का आप पढ़ेंगे समान या तुल्य सदिश। अब हम पढ़ते हैं तीसरा सदिश समान, या इसको हम कहते हैं तुल्य सदिश। समान या तुल्य सदिश, इक्वल वेक्टर जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं। तो इक्वल वेक्टर क्या है, तो कहते हैं वे दो सदिश जिनके परिमाण समान हो, वे दो सदिश जिनके परिमाण समान हो तथा दिशा भी एक ही हो, तथा दिशा भी एक ही और हो, तब ये दोनों सदिश आपस में क्या कहलाते हैं, समान या तुल्य सदिश। इसको ऐसे देखा जाए बेहतर तरीके से फिगर पे, ये मान लें वेक्टर ए है और ये मान लें वेक्टर बी है। देखें वे दो सदिश, कितने सदिश है भाई, वेक्टर ए वेक्टर बी। हम बता चुके हैं वेक्टर को सूचित करने के लिए तीर का चिन्ह देते हैं, वह वेक्टर ए कहलाता है, तीर का चिन्ह है वेक्टर बी। तो समान या तुल्य सदिश क्या है, तो वे दो सदिश, कितने सदिश है भाई, दो सदिश, वे दो सदिश जिनके परिमाण क्या है, समान है तथा दिशा भी एक ही और है, तब ये दोनों सदिश आपस में समान या तुल्य सदिश कहलाती है। एक बार फिर रिपीट करूं, वे दो सदिश जिनके परिमाण समान है, लेंथ जो है, परिमाण मीन्स लेंथ, लंबाई, वे दो सदिश जिनके परिमाण समान है तथा दिशा भी एक ही ओर है, तब ये दोनों सदिश आपस में समान या तुल्य सदिश कहलाती है। अब जैसे वेक्टर ए एवं वेक्टर बी, वेक्टर एवं वेक्टर बी समान या तुल्य सदिश का उदाहरण है। दूसरा आ जाएगा असमान सदिश। अगला आ जाएगा जैसे चौथा नंबर में आ जाएगा असमान सदिश। असमान सदिश, असमान सदिश, असमान सदिश क्या है, जस्ट लाइक इसी ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, वे दो सदिश जिनके परिमाण असमान हो लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। वे दो सदिश, जैसे कहते हैं वे दो सदिश जिनके परिमाण असमान हो, जिनके लेंथ भी आपको असमान हो और दिशा भी एक दूसरे का क्या हो, विपरीत हो, उसको क्या कहते हैं, असमान सदिश कहते हैं। फिर से आप देखेंगे वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, हमने देखे इसका लेंथ जो है दोनों को अलग अलग है और इसकी दिशा भी दोनों का अलग अलग है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, असमान सदिश कहते हैं। असमान सदिश क्या कहलाएगा, फिर से सुने, वे दो सदिश जिनके परिमाण असमान हो तथा दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, तब ये दोनों सदिश आपस में असमान सदिश कहलाती है। और इनके डिफिनेशन में हमने दिया और इसमें लिख सकते हैं वेक्टर ए एवं वेक्टर बी एक दूसरे का असमान सदिश का उदाहरण है। अब पांचवा वेक्टर आ जाता है समांतर या समरेख सदिश। पांचवा वेक्टर आ जाता है समांतर, पांचवा समांतर या इसी को समरेख सदिश कहते हैं, समरेख सदिश कहते हैं, समांतर या समरेख सदिश। तो समांतर या समरेख सदिश क्या है, तो आप इसको फिगर पर देखेंगे,
ये स्ट्रेट लाइन, बीच में एक जो सरल रेखा ले लेते हैं, सरल रेखा, ठीक है। ये वेक्टर ये मान लेते हैं, ये वेक्टर भी मान लेते हैं। तो समांतर या समरेख सदिश किसको कहते हैं सुनेंगे। वे दो सदिश जो एक ही सरल रेखा के, वे दो सदिश जो एक ही सरल रेखा के समांतर है, वे दो सदिश जो एक ही सरल रेखा के समांतर है। एक ही सरल रेखा क्या भाई, दोनों समांतर है। वे दो सदिश जो एक ही सरल रेखा के समांतर है, तब ये दोनों सदिश आपस में क्या कहलाती है, समांतर या समरेख सदिश कहलाती है। ये तो कोई दिक्कत इसमें, समांतर या समरेख सदिश, वे मैंने कहा दोनों के बीच में एक क्या है, सरल रेखा है, तो इसलिए परिभाषा बना, वे दो सदिश जो एक ही सरल रेखा के, एक ही सरल रेखा के समानांतर हो, तब ये दोनों सदिश, तब ये दोनों सदिश आपस में क्या कहलाती, समांतर या समरेख सदिश कहलाती है। अगला आ जाता है विजातीय सजातीय समानांतर सदिश। सजातीय समानांतर सदिश फिर पढ़ेंगे हम, सजातीय समांतर सदिश पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम विजातीय समानांतर सदिश, फिर पढ़ेंगे विपरीत या ऋणात्मक सदिश, फिर पढ़ेंगे लांबिक सदिश। इसी प्रकार से आपको एक तलीय सदिश, नेकतलीय सदिश, एकांक सदिश, बहुत प्रकार का सदिश होता है। संक्षिप्त में मैं बताते चलूं केवल भाषा पे। सजातीय समानांतर सदिश किसको कहते हैं। अगला आ जाता है सजातीय समानांतर सदिश। तो सजातीय समानांतर सदिश हम कहते हैं, सजातीय समानांतर सदिश, सजातीय समानांतर सदिश कहते हैं वे दो सदिश जिनके बीच का कोण 0 डिग्री हो, वे दो सदिश जिनके बीच का कोण 0 डिग्री हो, तब ये दोनों सदिश आपस में समानांतर या सजातीय समानांतर सदिश कहलाती है। फिर से सुनेंगे, सजातीय समानांतर सदिश क्या है, वे दो सदिश जिनके बीच का कोण 0 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, तब ये दोनों सदिश आपस में क्या कहलाती है, समानांतर, सजातीय समानांतर सदिश कहलाती है। नेक्स्ट अगला आ जाएगा फिर विजातीय समानांतर सदिश। विजातीय, विजातीय समानांतर सदिश। विजातीय समानांतर सदिश किसको कहते हैं, तो ध्यान से सुने, वे दो सदिश जिनके बीच का कोण 180 डिग्री हो, वे दो सदिश जिनके बीच का कोण 180 डिग्री हो, तब ये दोनों सदिश आपस में विजातीय समानांतर सदिश कहलाती है। जैसे अगर मान लें इनके ये दो सदिश, इनके वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, वे दो सदिश जिनके बीच का कोण कितना डिग्री हो भाई, 180 डिग्री हो, तब ये दोनों सदिश आपस में क्या कहलाती है, विजातीय समानांतर सदिश कहलाती है। क्लियर। वे दो सदिश जिनके बीच का कोण 180 डिग्री हो उसे विजातीय समानांतर सदिश कहते हैं। तो उसके बाद सातवां हो गया, थोड़ा सा हम तेजी में बतला रहे हैं, उसको आप देखते जाएंगे और नोट करते जाएंगे। 8 में हम पढ़ेंगे विपरीत या ऋणात्मक सदिश। ये विपरीत या ऋणात्मक सदिश क्या है, इसको अच्छे ढंग से हम देखते हैं। विपरीत या ऋणात्मक सदिश, ये 8 में विपरीत या ऋणात्मक, ऋणात्मक सदिश, विपरीत या ऋणात्मक सदिश क्या है, तो डेट थोड़ा सा हम एक ये दे दें, आप इसको ये खींच लें और इसको डॉट 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 लाइन से हम बढ़ा दिया, ये डॉट डॉट, ये जितना इधर गया इतना इधर ही आया, ये वेक्टर ए आया, इधर वेक्टर ए आया, ये माइनस वेक्टर ए हो गया। तो कहने का अर्थ है विपरीत या ऋणात्मक सदिश क्या है, फिगर को देखेंगे तो वे दो सदिश जिनके परिमाण समान है और लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है, वे दो सदिश जिनके परिमाण समान है, परिमाण लेंथ समान है, परिमाण मीन्स लेंथ, लंबाई, वे दो सदिश जिनके परिमाण समान है लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तब ये दोनों सदिश आपस में क्या कहलाती, विपरीत या ऋणात्मक सदिश। फिर से एक बार सुने, वे दो सदिश जिनके परिमाण समान हो तथा दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, तब ये दोनों सदिश आपस में विपरीत या ऋणात्मक सदिश कहलाती है। उसके बाद
आठवां आता है, आठवां तो हो गया। 9 में आता है लांबिक सदिश, जिसको ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं, लांबिक सदिश। तो लांबिक सदिश किसको कहते हैं, शॉर्ट में हम जाने, ये मान लें वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये कहते हैं यदि दो सदिश एक दूसरे पर परस्पर क्या भाई लम है, इस प्रकार से यदि दो सदिश ये इस पे खड़ा, ये इस पे खड़ा, यदि दो सदिश एक दूसरे पर परस्पर लम हो तब ये दोनों सदिश आपस में क्या कहलाती है, लांबिक सदिश कहलाती है, ऑर्थोगोनल वेक्टर कहलाती है। तो फिर से सुने, वे दो सदिश जो एक दूसरे पर परस्पर लम हो तब ये दोनों सदिश आपस में क्या कहलाती है, लांबिक सदिश कहलाती है। उसके बाद आपको आता है एक तलीय सदिश। तो एक तलीय सदिश का परिभाषा आता है 10 में, वे जब बहुत से सदिश एक ही तल में स्थित होता है तब ये सभी सदिश आपस में एक तलीय सदिश कहलाती है। फिर एक तलीय, जैसे बहुत से सदिश एक ही तल में, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते, जब बहुत से सदिश एक ही तल में स्थित हो तब ये सभी सदिश आपस में क्या कहलाती है, एक तलीय सदिश। उसके बाद नेक्तलीय सदिश इसी प्रकार के कहता है, वे जब बहुत से सदिश एक ही तल में स्थित हो तब ये सभी सदिश नेक्तलीय सदिश भी कहलाते हैं। नेक्तलीय सदिश एक तलीय सदिश दोनों एक ही सदिश होता है, लगभग एक ही सदिश होता है। उसके बाद एक 11वां 12वां सदिश आ जाता है, एक प्रारंभिक सदिश। 12वां आ जाता है एक प्रारंभिक सदिश, एक प्रारंभिक सदिश। एक प्रारंभिक सदिश किसको कहते हैं, जैसे मान लें ये सब इसी बिंदु से चलना प्रारंभ किया भाई साहब, सब इसी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। कहते हैं जब बहुत से सदिश के प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, आप देखो यहीं का सबका प्रारंभिक बिंदु यहीं से है, तो जब बहुत से सदिश के प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तब ये सभी सदिश आपस में क्या कहलाती है, एक प्रारंभिक सदिश कहलाती है। एक बार फिर से देखें, एक प्रारंभिक सदिश का सब जो आपको इसी पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है, तो हम क्या कहते हैं, जब बहुत से सदिश के देखें, बहुत सा सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, जब बहुत से सदिश के प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तब ये सभी सदिश आपस में क्या कहलाती है, एक प्रारंभिक सदिश कहलाती है। तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है आप लोग को 11th में या 12 में, मैथमेटिक्स में भी देता है, एकांक या एकांश सदिश। 13वां सदिश जो होता है, लगभग मैं पूरा सदिश का परिभाषा बोला, एकांक या इसको एकांश सदिश कहते हैं, एकांक या एकांश सदिश। एकांक या एकांश सदिश क्या कहते हैं, वे सदिश जिनके परिमाण एकांक हो उसे एकांक या एकांश सदिश कहते हैं। परिभाषा है, वे एकांक या एकांश सदिश क्या है, वे सदिश जिनके परिमाण एकांक हो उसे एकाई या एकांक सदिश कहा जाता है। इसमें 3 दिशाएं होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। इसकी अक्षिस होता है 3, एक्स, वाई एंड जेड। 3 अक्ष होता है, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स एक्सिस की ओर हमेशा वेक्टर आई होता है, वाई एक्सिस की ओर ऑलवेज हमेशा जे वेक्टर होता है, और जेड एक्सिस की ओर हमेशा वेक्टर के होता है। तो अब इसका परिभाषा बोल दिया। एकांक या एकांश सदिश को क्या क्या कहते हैं, वे सदिश जिनके परिमाण एकांक हो उसे एकांक या एकांश सदिश कहते हैं। अब इसमें एक फिगर बनाना है, इसमें लिखना है, इसे प्रायः वेक्टर आई, वेक्टर जे एवं वेक्टर के द्वारा सूचित किया जाता है, जिसकी दिशा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की ओर होती है। यह वेक्टर आई, यह एक्स, यह अक्ष यह वेक्टर आई, वेक्टर जे एवं वेक्टर के जो है एक दूसरे पर परस्पर क्या है भाई, लंब है, एक दूसरे पर परस्पर क्या है, लंब है। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करूं, एकांक या एकांश सदिश क्या है, एक बार फिर से देखें, वे सदिश जिनके परिमाण एकांक हो उसे एकांक या एकांश सदिश कहते हैं। अब इसमें एक फिगर देना है और लिखना है, इसे प्रायः वेक्टर आई, वेक्टर जे एवं वेक्टर के द्वारा सूचित किया जाता है, जिसकी दिशा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की ओर होती है। यह एक्स, वाई एवं जेड एक दूसरे पर परस्पर लंब होता है, अतः वेक्टर आई
वेक्टर जे एवं वेक्टर के भी एक दूसरे परस्पर लंब होंगे। तो नोट में आप कर सकते हो, नोट में लिख सकते हैं। तो वेक्टर आई जो है हमेशा जो है ऑलवेज हमेशा जो है एक्स एक्सिस की ओर होगा, हमेशा एक्स एक्सिस की ओर। वेक्टर आई हमेशा एक्स एक्सिस की ओर होगा, कभी भी वाई और जेड एक्सिस की ओर नहीं होगा। दूसरा वेक्टर जे जो हमेशा वाई एक्सिस की ओर होगा, किस एक्सिस की ओर? हमेशा वाई एक्सिस की ओर। इसको हम एक्स एक्सिस की ओर, इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं एक्स अक्ष भी लिख सकते हैं, एक्स अक्ष। वेक्टर जे हमेशा वाई एक्सिस की ओर होता है और वेक्टर के जो है ऑलवेज हमेशा जेड एक्सिस की ओर होता है, ये जेड अक्ष की ओर होती है। ये एकांकीय एकाई सदिश हो गया, आपका सदिश का प्रकार हो गया। उसके बाद आता है, चलें, उसके बाद आता है सदिशों का जोड़ पढ़ने के लिए। सदिशों का जोड़ क्या है? जोड़ना है सदिशों का जोड़ या योग का है, सदिशों का योग। तो सदिशों का योग हम कहेंगे जब बहुत से सदिश को, या सदिशों का योग, या इसी को संयोजन भी कहते हैं, योग या संयोजन भी बोल सकते हैं या संगठन भी बोल सकते हैं। तो जब बहुत से सदिश को एकत्रित कर किसी नियम द्वारा जोड़ा जाता है तब यह क्रिया क्या कहलाती है? सदिशों का योग या संयोजन या संगठन कहलाती है। जब बहुत से सदिश को एकत्रित कर किसी नियम द्वारा जोड़ा जाता है तब यह क्रिया सदिशों का योग या संयोजन या संगठन कहलाती है। उनके बाद हम लिखते हैं सदिश योग के संयोजन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक में होगा सदिश योग के त्रिभुज का नियम, दो में होगा सदिश योग के समानांतर चतुर्भुज का नियम। पहला होगा सदिश योग के त्रिभुज का नियम। तो सदिश योग के त्रिभुज का नियम हम क्या लिखते हैं, एक हम दर्शा दें, सदिश योग के त्रिभुज नियम। इसका एक स्टेटमेंट आता है, इसको आप कथन कह सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज में, आप जानते हैं सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण होता है और ये जो है लंब और ये आधार होता है, लंब और आधार होता है। तो हम स्टेटमेंट देंगे इसमें, किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा एक ही क्रम में लिए गए अन्य दो भुजाओं के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। ये लिखना है स्टेटमेंट में त्रिभुज, सदिश योग के त्रिभुज के नियम में। क्या लिखेंगे भाई? देखो, किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा एक ही क्रम में लिए गए अन्य दो भुजाओं के योगफल के तुल्य होता है। अब हम इसका कथन हो गया। अब इसका एक डायरेक्शन के लिए हम कहते हैं वेक्टर ए ले लेंगे, ये वेक्टर बी ले लेंगे। अब इस सदिश योग का त्रिभुज पर है। अब वेक्टर बी को जो है, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, और इसको डॉट डॉट से मिला देंगे। हाँ, इसको डॉट डॉट से मिला, इसको परिणामी वेक्टर आर कहेंगे। हम इसमें क्या कहते हैं, हमें जोड़ना है, योग करना है। हमें वेक्टर ए एवं वेक्टर बी को क्या करना है? जोड़ना है। इसके लिए एट फर्स्ट किसी एक वेक्टर को खींचा जाता है। वेक्टर बी के टेल को आप देखो, वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के टेल, वेक्टर बी के टेल यानी पूंछ, वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड पर रख दिया जाता है। वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड पर रख दिया जाता है। अंतोगत्वा वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से मिला दिया जाता है। अंतोगत्वा वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से मिला दिया जाता है, जो सदिश योग के त्रिभुज के नियम को निरूपित करता है। तो सदिश योग के त्रिभुज के नियम का फॉर्मूला हो जाता है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसीलिए इसमें स्टेटमेंट में भी दिया मैंने, किसी त्रिभुज के एक ही क्रम में लिए गए अन्य दो भुजाओं के योगफल के क्या होता है? वर्ग होता है। किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा एक ही क्रम में लिए गए अन्य दो भुजाओं के योगफल के क्या हो गया? अन्य दो भुजाओं के योगफल के क्या हो गया? तुल्य हो गया। ये आपको सदिश योग के त्रिभुज का नियम हो गया। ठीक है। अब
एक बार फिर से मैं रिपीट करूं, सदिश योग के त्रिभुज का नियम। तो सदिश योग का त्रिभुज का नियम स्टेटमेंट में, कथन में बोला गया, किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ये रहा, किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा एक ही क्रम में लिए गए अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, तुल्य होता है। उसके बाद मैंने इसको सत्यापित किया, वेरीफाई किया। तो वेरीफाई करने के लिए एक फिगर बनाई, दोनों फिगर बनाए। हमें वेक्टर एवं वेक्टर बी को जोड़ना है, इसके लिए किसी एक वेक्टर को खींचा जाता है, तब क्या करते हैं, वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड पर रख दिया जाता है, अंतोगत्वा वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से मिला दिया जाता है। तब यही मिलाने वाली रेखा सदिश योग के त्रिभुज के नियम को निरूपित करता है। ये आपको सदिश योग का त्रिभुज का नियम हो गया। नेक्स्ट आता है सदिश योग के दूसरा, ये एक हुआ, क्योंकि सदिश योग का संयोजन जो है दो प्रकार के होता है। ये दूसरा होता है सदिश योग के समानांतर चतुर्भुज का नियम। सदिश योग के समानांतर चतुर्भुज का नियम, समानांतर चतुर्भुज का नियम। इसमें भी आप कथन देखेंगे, इसमें भी कथन देखेंगे, इसमें भी कथन आता है, लंबा जाता है इसका कथन। इसमें कहते हैं, कथन में ध्यान से सुनेंगे, सदिश योग के समानांतर चतुर्भुज का नियम में कहते हैं, यदि दो सदिशों के पूंछ को, मान लें यदि दो सदिश के पूंछ है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, यदि दो सदिशों के पूंछ को आप क्या करते हैं, एक मुख्य बिंदु मान लें, यदि दो सदिशों के पूंछ को एक मुख्य बिंदु पर रखा जाए, एक मुख्य बिंदु पर रखा जाए, यदि दो सदिशों के पूंछ को एक मुख्य बिंदु पर रखा जाए और दोनों सदिशों को आसन्न भुजा मानकर, इन दोनों सदिशों के भुजा को आसन्न भुजा मानकर एक समानांतर चतुर्भुज बनाया जाए, तब मुख्य बिंदु से जाने वाला विकर्ण इन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को निरूपित करता है। फिर इसकी व्याख्या चलता है, मैथमेटिक्स चलता है। इसको आगे अगर हम लिखित बताएं तो ज्यादा बेटर होगा। तो आगे देखते हैं, फिर अगला क्या है, आगे देखते हैं। आगे के लिए हम, ज्यादा वीडियो बड़ा हो रहा है, इसके लिए आज हम स्टॉप कर, नेक्स्ट जो अगला आएगा आप लोग को बता दिया जाए, डायरेक्शन में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। सदिशों का योग आपने पढ़ा, उसके बाद मैं सदिशों का घटाव का दे देंगे, सदिशों का घटाव कैसे किया जाता है, उसके बाद सदिशों का गुणनफल क्या होता है, इनको आप जानेंगे। सदिशों का गुना क्या होता है, मेन चीज है सदिशों का गुना, और उनके नियम क्या है, उनको गुण और नियम क्या पढ़ेंगे, सदिशों के गुण और नियम, वो बेटर आप हल करेगा, मैथमेटिक्स को हल करेगा। सदिशों का गुना का गुण, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सदिशों का स्थिति, यानी पोजीशन ऑफ वेक्टर, ये भी आपको मैथमेटिक्स अच्छा से हल करेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में आगे आप देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद बहुत।